इंसानी फितरत है ना कि हम सभी अपनी जिंदगी में बस सम्मान पाना चाहते हैं। बिल्कुल, हर किसी को चाहिए। और हम अक्सर यही मानते हैं कि सम्मान एक ऐसी चीज है जिसे कमाना पड़ता है। मतलब हमारा एक बना बनाया नजरिया होता है कि पहले हम कुछ बड़े काम करें, अपना एक मजबूत रिकॉर्ड या अपनी एक शानदार छवि बनाएं। और फिर दुनिया बदले में हमें रिगार्ड देगी। हाँ, एकदम। ये एक सीधा गणित लगता है ना कि पहले खुद को साबित करो, फिर सम्मान की उम्मीद करो। देखिए, ये एक बहुत ही सामान्य बात है और मतलब लगभग हर कोई इसी सांचे में ढला है। हम इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह की जीवन यात्रा मान लेते हैं। सही कहा। जहां हम अकेले ही अपने चरित्र, अपने करियर और समाज में अपनी जगह बना रहे होते हैं। इस मॉडल में हमारा पूरा ध्यान बस खुद को बेहतर दिखाने पर होता है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरा समीकरण ही उल्टा हो? आज की इस विस्तृत और गहरी चर्चा में हम जिस वैचारिक लेख पर बात करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है रिगार्ड, रिकॉर्ड और सर्व का स्नेही। बहुत ही दिलचस्प विषय है ना? हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का एक छोटा सा बदलाव हमारे पूरे जीवन के खाते को पलट सकता है। बिल्कुल। ये विचार स्थापित करता है कि सम्मान पाने के लिए ना पहले अपना रिकॉर्ड ठीक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरों को रिगार्ड देना ही वास्तव में अपना रिकॉर्ड ठीक करने का सबसे स्मार्ट तरीका है। जो सबको रिगार्ड देता है वो खुद ब खुद सर्व का स्नेही यानी सबका प्रिय बन जाता है। ये अवधारणा सीधे तौर पे हमारे कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट वाले पारंपरिक मॉडल को चुनौती देती है। वो कैसे? मतलब हम हमेशा सोचते आए हैं कि अच्छा रिकॉर्ड कारण है और सम्मान पाना उसका प्रभाव, लेकिन यहाँ स्थिति इसके ठीक विपरीत है। अरे वाह! हाँ, दूसरों का रिकॉर्ड रखना ही अपना रिकॉर्ड बनाना है। हाँ। पर इस गहराई को समझने के लिए ना हाँ। हमें पहले ये स्पष्ट करना होगा कि यहाँ रिकॉर्ड का असली मतलब क्या है। अच्छा, तो ये कोई बाहरी रेज्यूमे या सीवी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये समाज में हमारी प्रतिष्ठा का कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है जिसे हम दुनिया को दिखाते फिरें। तो अगर ये बाहरी छवि नहीं है तो क्या हम इसे एक आंतरिक संतुलन के रूप में देख सकते हैं? जैसे मान लीजिए बैंक का एक क्रेडिट स्कोर होता है। हाँ, अच्छा उदाहरण है। आम दुनिया में हम अपना क्रेडिट स्कोर खुद के अच्छे लेन देन से बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ ये मॉडल ऐसा लगता है जिसे रिगार्ड एक ऐसी करेंसी है जिसे हम दूसरों के खातों में जमा कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत सही एनालॉजी है ना? हम जब भी किसी को सच्चा सम्मान देते हैं तो हम उनके खाते में वैल्यू जोड़ रहे हैं। पर इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि किसी और के खाते में जमा करने से हमारा अपना क्रेडिट स्कोर यानी हमारा रिकॉर्ड अपने आप ठीक हो रहा है। बिल्कुल, काम हम दूसरों के लिए कर रहे हैं लेकिन फायदा सीधे हमारे अपने खाते में झलक रहा है। तो ये अंदरूनी तौर पर काम कैसे करता है? देखिए, ये एनालॉजी इस प्रक्रिया के परिणाम को बहुत अच्छे से समझाती है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझे ना कि ये काम कैसे करता है, तो बात और साफ हो जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को सच्चा रिगार्ड देता है तो उस पल में उसके अपने भीतर क्या होता है? क्या होता है? उस क्षण के लिए व्यक्ति का अपना जो अहंकार है, अपनी श्रेष्ठता साबित करने की अंधी दौड़ है और भीतर की जो असुरक्षा है, वो सब शांत हो जाती है। अच्छा, यानी रिगार्ड देना सिर्फ बाहरी तौर पर मुस्कुराकर बात करना नहीं है। एकदम सही। ये महज कोई दिखावटी शिष्टाचार नहीं है, ये एक आंतरिक सफाई की प्रक्रिया है। जब हम दूसरों को महत्व देते हैं तो हम वास्तव में ईर्ष्या और असुरक्षा जैसी नकारात्मक भावनाओं से खुद को मुक्त कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड वास्तव में हमारी अपनी आंतरिक शुद्धता और चरित्र की मजबूती का नाम है। जी बिल्कुल। अगर हम ईर्ष्या और अहंकार से भरे हैं तो चाहे हम बाहर कितने भी सफल क्यों ना हो, हमारा आंतरिक रिकॉर्ड खराब ही रहेगा। हाँ, और दूसरों को सम्मान देना वो टूल है जिससे हम इस आंतरिक गंदगी को साफ करते हैं। केवल एक असुरक्षित मन ही दूसरों को नीचा दिखाने या उनका सम्मान न करने की कोशिश करता है। ये बात तो है। जब हम रिगार्ड देते हैं तो हम अपने ही दिमाग को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि हम भीतर से पूर्ण और सुरक्षित हैं, और यही सुरक्षित और शांत आंतरिक अवस्था हमारा सच्चा रिकॉर्ड है, जो फिर स्वाभाविक रूप से हमारे बाहरी व्यवहार में दिखने लगता है। बिल्कुल। अच्छा, इस कारण और प्रभाव को समझने के बाद मेरे दिमाग में एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि इस रिगार्ड के निवेश का जो परिणाम है वो लौटता कैसे? इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए स्रोत में यज्ञ का एक बड़ा ही सटीक उदाहरण दिया गया है। हाँ, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। उसमें कहा गया है कि जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना
और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। देखिए, यज्ञ प्राचीन दर्शन में महज आग जलाने का कोई कर्मकांड नहीं है। ये एक सामूहिक भलाई और पूरे इकोसिस्टम का प्रतीक है। यानी वो सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब यज्ञ में कोई आहुति दी जाती है तो वो ऊर्जा किसी एक के पास नहीं रुकती, बल्कि वो पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। लेकिन यहीं पर मुझे एक बहुत ही व्यावहारिक संशय होता है। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचें तो। हाँ, बताइए। जब ये कहा जाता है कि एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना, तो क्या ये एक चतुर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की तरह नहीं लगता? अच्छा, स्वार्थी लग रहा है। मतलब ये विचार ऐसा लग सकता है कि हम आज किसी को इसलिए सम्मान दे रहे हैं ताकि भविष्य में वो हमें कई गुना सम्मान वापस करे। क्या ये नजरिया थोड़ा लेन देन पर आधारित या सच कहें तो थोड़ा सेल्फिश नहीं हो गया? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। ये संशय बहुत जायज है, खासकर आज के कॉर्पोरेट युग में जहाँ हर चीज को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के चश्मे से देखा जाता है। बिल्कुल, हर कोई अपना फायदा देखता है। लेकिन अगर हम यज्ञ के मूल सिद्धांत और ऊर्जा के इस चक्र को गहराई से विश्लेषित करें ना, तो ये लेन देन से बिल्कुल अलग है। जब हम लेन देन करते हैं तो वो एक जीरो सम गेम होता है। मतलब हम कुछ देते हैं और तुरंत वापसी की उम्मीद करते हैं। जी, लेकिन यज्ञ का मॉडल एक नेटवर्क इफेक्ट की तरह काम करता है। नेटवर्क इफेक्ट, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। मान लीजिए, जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपने आसपास के लोगों को रिगार्ड देता है, तो वो वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा जाल तैयार कर रहा होता है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट। हाँ, कल्पना कीजिए कि एक टीम में कोई व्यक्ति अपने साथियों को एम्पावर कर रहा है, उन्हें सम्मान दे रहा है। वो उनके साथ कोई सौदा नहीं कर रहा, बल्कि वो उस पूरे नेटवर्क के हर हिस्से को मजबूत कर रहा है। ओहो, अब समझ आया। जब पूरा वातावरण मजबूत और सकारात्मक हो जाता है, तो वो वातावरण स्वतः ही उस व्यक्ति को समर्थन देने लगता है जिसने उसकी शुरुआत की थी। यानी ये कोई स्वार्थी चाल नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल लॉ है, ब्रह्मांडीय नियम। बिल्कुल। जब हम एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं तो वो तंत्र अपने आप हमारा पोषण करता है। अनेक बार लेने का हकदार बनने का मतलब कोई बिजनेस डील नहीं है। हाँ, ये तो उस सकारात्मक वातावरण का बहुत ही स्वाभाविक परिणाम है जो हमने खुद बनाया है। बिल्कुल सही कहा। ये स्पष्टीकरण बहुत ही लॉजिकल है। अब जब हम इस नेटवर्क इफेक्ट को समझ चुके हैं, तो इस चर्चा का एक और बहुत ही जरूरी पहलू सामने आता है। वो क्या? ये रिगार्ड वास्तव में किसे दिया जाना चाहिए। और यहीं पर वो लेख एक ऐसा विचार सामने लाता है जो हमारी सदियों पुरानी सामाजिक हायरार्की को, मतलब उस पदानुक्रम को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। मैं मानती हूँ ये इस पूरे सिद्धांत का सबसे चुनौतीपूर्ण और क्रांतिकारी हिस्सा है ना? क्योंकि समाज में हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि सम्मान किस दिशा में बहना चाहिए। सही कहा। आम दुनिया की कहावत और चलन यही है कि छोटों को प्यार दो और बड़ों को रिगार्ड दो। बिल्कुल, यही तो बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन जिस विचार का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो कहता है कि जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं, केवल वे ही सबके स्नेही बन पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर हम इस पर गहराई से विचार करें तो उम्र या पद में जो छोटे हैं उन्हें सिर्फ प्यार देना और बड़ों को रिगार्ड देना, ये तो स्थापित नियम है। फिर सभी को बड़ा समझने का क्या मतलब हुआ? देखिए, छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड देने का जो मॉडल है ना, वो वास्तव में एक बहुत ही सूक्ष्म अहंकार को जन्म देता है। सूक्ष्म अहंकार? वो कैसे? जब हम अपने से किसी जूनियर या उम्र में छोटे व्यक्ति को सिर्फ प्यार देते हैं, तो कहीं ना कहीं अवचेतन मन में हम एक संरक्षण या पैट्रोनेज का भाव दिखा रहे होते हैं। मतलब हम ये जता रहे होते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे पास ज्यादा ज्ञान है, इसलिए मैं तुम्हें स्नेह दे रहा हूँ। बिल्कुल। और दूसरी ओर हम बड़ों को जो रिगार्ड देते हैं वो अक्सर डर, उनके पद के प्रति आदर या किसी न किसी लाभ की उम्मीद से प्रेरित होता है। हाँ, मतलब ये एक ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बहने वाली व्यवस्था है, वर्टिकल सिस्टम। एकदम। इसे अगर हम आज के कॉर्पोरेट जीवन से जोड़कर देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है। जरा एक ऑफिस के माहौल की कल्पना कीजिए। आमतौर पर लोग अपने बॉस या सीनियर मैनेजमेंट को बहुत रिगार्ड देते हैं। जब बॉस बात करता है तो सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में ध्यान से सुनते हैं। हाँ, और नोट्स भी बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई जूनियर कर्मचारी या कोई इंटर्न कोई बात कह रहा हो तो लोग उसे बस थोड़ी दया भावना से या प्यार से सुन लेते हैं। सीरियसली नहीं लेते। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, अगर एक मैनेजर अपने जूनियर को भी बड़ा समझकर, यानी उसकी मानवीय गरिमा को स्वीकार करते हुए वही सम्मान दे जो वो अपने सीईओ को देता है,
तो अरे तो उस ऑफिस की राजनीति और सारी डायनेमिक्स ही पूरी तरह से बदल जाएगी। सारा पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। सभी को बड़ा समझना एक बहुत ही गहरा माइंडसेट शिफ्ट है। ये व्यक्ति के पद, उसकी उम्र या उसकी सामाजिक स्थिति के चश्मे को उतारकर उसके भीतर के इंसान को देखना है। उसके अनुभव का सम्मान करना। जी। जब हम किसी जूनियर को बड़ा समझकर बात करते हैं तो हम ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि हर इंसान के पास अपना एक स्वतंत्र और मूल्यवान नजरिया है। और शायद यही कारण है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो सर्व के स्नेही बन जाते हैं, क्योंकि हम सभी, चाहे हम किसी भी पद पर हों, अंदर से यही चाहते हैं कि कोई हमें हमारे पद या उम्र के लेबल से बाहर निकालकर, बिल्कुल सही, जब हम इस हायरार्की की कृत्रिम दीवार को गिरा देते हैं तो हमारा अपना जो अहंकार है वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि अहंकार ही तो इंसानों को दूर करता है। एकदम। जब किसी छोटे को सिर्फ प्यार नहीं बल्कि रिगार्ड दिया जाता है तो वो एम्पावर्ड महसूस करता है। वो व्यक्ति न केवल आपके प्रति आभारी होता है बल्कि वो आपके साथ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक जुड़ाव महसूस करता है। क्या बात है। सर्व का स्नेही यानी सबका प्रिय बनने का यही एकमात्र रहस्य है। इसके लिए कोई शॉर्टकट काम नहीं आता। तो हमने इस पूरी प्रक्रिया के सैद्धांतिक आधार को तो बहुत गहराई से समझ लिया। हमने देखा कि रिकॉर्ड और रिगार्ड का कनेक्शन क्या है, यज्ञ का नेटवर्क इफेक्ट कैसे काम करता है और सामाजिक हायरार्की को तोड़ना क्यों जरूरी है। जी। लेकिन दर्शन तभी काम का है ना जब वो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए। बिल्कुल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। इन सारी बातों को हम अपनी तनावपूर्ण जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, इसे जमीन पर उतारने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट मंत्र दिया गया है। हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करना। पहले आप। ये सुनने में तो भारतीय तहजीब और शिष्टाचार का एक बहुत ही मीठा सा वाक्य लगता है। लखनऊ वाली तहजीब याद आ जाती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसे केवल सतह पर समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये कोई साधारण शिष्टाचार नहीं है। वास्तव में सतह पर यह बहुत आसान लगता है, जैसे हम किसी दरवाजे पर खड़े हैं और मुस्कुराकर किसी को रास्ता दे रहे हैं कि पहले आप। वो तो कोई भी कर सकता है ना? लेकिन जब बात वास्तविक जीवन की चुनौतियों की होती है, जब बात किसी अच्छे अवसर को लपकने की हो, ऑफिस में प्रमोशन या क्रेडिट लेने की होड़ हो, हाँ तब तो बड़ा मुश्किल होता है। या फिर परिवार में कोई तीखी बहस चल रही हो और ये साबित करना हो कि कौन सही है, तब ये कहना कि पहले आप शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। हमारी पूरी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और आज की जो ये कॉम्पिटिटिव संस्कृति है वो हमें मैं पहले का ही पाठ पढ़ाती है। आपने बहुत ही सटीक विश्लेषण किया है। पहले आपका असली अर्थ केवल भौतिक दरवाजों पर रुकना नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अवस्था है। थोड़ा और समझाइए। आपके वैचारिक बहस वाले उदाहरण को ही देखते हैं। जब दो लोगों के बीच विचारों का टकराव होता है ना, तो हमारा मस्तिष्क उस असहमति को एक शारीरिक खतरे की तरह देखता है। ओहो, यानी हमारा फाइट और फ्लाइट मोड ट्रिगर हो जाता है। एकदम सही पकड़े हैं। विज्ञान की भाषा में इसे एमिगडेला हाईजैक कहते हैं। एमिगडेला हाईजैक? हाँ, जब कोई हमारे विचारों को चुनौती देता है तो हमारा अहंकार खतरे में महसूस करता है और हम आक्रामक होकर चिल्लाने लगते हैं कि मैं सही हूँ, मेरी बात पहले सुनो। ये तो हम सब रोज ही देखते हैं या करते हैं। बिल्कुल। ऐसे गर्म और तनावपूर्ण माहौल में वैचारिक स्तर पर पहले आप कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये धैर्य और साहस दिखाना कि मैं अपनी बात बाद में रखूंगा, पहले मैं पूरी ईमानदारी से आपके नजरिए को समझना चाहता हूँ। कमाल का विचार है ये। जब हम ऐसा करते हैं तो हम वास्तव में सामने वाले के दिमाग को ये सिग्नल भेज रहे होते हैं कि हम उनके लिए कोई खतरा नहीं है, हम उन्हें बोलने का रिगार्ड दे रहे हैं। और यही बिहेवियरल साइंस का चमत्कार है। विचारों के टकराव में जब सामने वाले को पहले अपनी बात पूरी करने दी जाती है बिना तुरंत रिएक्ट किए, तो सामने वाले का एमिगडाला शांत हो जाता है, उनका जो डिफेंसिव रवैया है वो टूट जाता है। वे आपके इस शांत व्यवहार को मिरर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मतलब संघर्ष जो है वो सहयोग में बदल जाता है। बिल्कुल, ये असली रिगार्ड है। ये बौद्धिक स्तर पर पहले आप है। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमने पहले आप कह दिया, अपना मौका छोड़ दिया, तो हम कमजोर साबित होंगे, हम पीछे रह जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ हमारी असुरक्षा बोलती है। वास्तव में ये कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। वो कैसे? केवल वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में पहले आप कह सकता है जिसका अपना आंतरिक रिकॉर्ड बहुत मजबूत और सुरक्षित है। एक डरा हुआ व्यक्ति हमेशा मैं पहले के लिए संघर्ष करेगा।
क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो पीछे रह गया तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में पहले आप का अभ्यास करता है तो वो हर दिन अपने अहंकार को पिघला रहा होता है। बहुत खूब। ये वो व्यावहारिक कदम है जो इस पूरे दर्शन को किताबों से निकालकर हमारे जीवन के हर एक पल में जीवंत कर देता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक धागे में पिरोया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि हम अपने जीवन का रिकॉर्ड अकेले एक बंद कमरे में बैठकर नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं। हमारा चरित्र, हमारी आंतरिक शांति इस बात से तय नहीं होती कि हमने खुद के लिए क्या हासिल किया है, बल्कि इससे तय होती है कि हमने दूसरों को कितना रिगार्ड दिया है। हमने देखा कि ये यज्ञ के समान एक नेटवर्क इफेक्ट है, जहां एक बार दिया गया सम्मान एक पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करता है। हाँ, और इस प्रक्रिया में असली सफलता तब मिलती है जब छोटों और बड़ों के पुराने पदानुक्रम को तोड़ा जाता है। हर इंसान को बड़ा समझकर सम्मान दिया जाता है। और अंततः इसे लागू करने का सबसे व्यावहारिक तरीका है पहले आपका पाठ। आज की सूचनाओं से भरी दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ खुद को साबित करने में लगा है, अपनी बात सबसे पहले मनवाना चाहता है, ये समझ बहुत ही कीमती है। सच में बहुत कीमती है। दूसरों को आगे करना वास्तव में खुद के रिकॉर्ड को बेदाग रखने का सबसे स्मार्ट तरीका है। खैर, इस पूरी चर्चा का समापन मैं एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ करना चाहूंगा। जी बताइए। हम पहले आप तब तो शायद बड़ी आसानी से कह देते हैं जब बात किसी सम्मान को लेने की हो या जब स्थिति हमारे अनुकूल हो। बिल्कुल। लेकिन क्या हम इस दृष्टिकोण को जीवन के सबसे मुश्किल पलों में लागू कर सकते हैं, जब कुछ बहुत गलत हो जाता है, जब किसी बड़ी असफलता की जिम्मेदारी लेने की बात आती है? ये बड़ा सवाल है। क्या तब भी हम अपने अहंकार को पूरी तरह किनारे रखकर पहले आप कह सकते हैं? क्या हम उस असहज पल में भी सामने वाले को वो सच्चा रिगार्ड दे सकते हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी गहरे प्रश्न के साथ हम आज की इस वैचारिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।